हेलो स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस का चैप्टर 5 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं, एक परमुटेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन। हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं परमुटेशन। बट फर्स्ट वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। Product of first n natural numbers is called factorial n. Product of first n natural numbers is called factorial n and is denoted by either this or this. फैक्टोरियल का साइन होता है, आप इस साइन से डिनोट करें फैक्टोरियल को या इस साइन से डिनोट करें। और अगर n फैक्टोरियल को डिनोट करना चाहते हैं तो इन दोनों में से आप किसी एक से इसे डिनोट कर सकते हैं। फैक्टोरियल n के डेफिनेशन के लिए मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। डेफिनेशन में मैंने एक वर्ड यूज किया नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जितने काउंटेबल नंबर्स होते हैं वह सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 5 नेचुरल नंबर्स कहता हूं, मीनिंग 1 से लेकर 5 तक के सभी नंबर्स, 1 2 3 4 5। अगर मैं 10 नेचुरल नंबर्स कहता हूं, मीनिंग 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 100 नेचुरल नंबर्स में 1 से लेकर 100 तक के सारे नंबर्स। तो अगर मैं n फैक्टोरियल कहता हूं तो n फैक्टोरियल की मीनिंग क्या है? 1 से लेकर n तक के सभी नंबर्स, दैट इज 1 into 2 into 3 एंड सो ऑन अप टू n। क्योंकि n फैक्टोरियल के डेफिनेशन में यही कहा गया 1 से लेकर n तक जितने नंबर्स बनते हैं, जितने नेचुरल नंबर्स बनते हैं, उन सभी का मल्टीप्लिकेशन n फैक्टोरियल हो जाएगा। नेचुरल नंबर्स हम डिफाइन करते कैसे हैं? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, या 4 के पहले हम 3 लिखते हैं, उससे पहले 2 लिखते हैं। तो अगर हमें n के पहले की वैल्यू को लिखने के लिए कहा जाए तो हमें लिखना चाहिए n-1। उससे भी पहले की वैल्यू को लिखने के लिए अगर कहा जाए तो हमें लिखना चाहिए n-2। ये सभी वैल्यूज क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हैं, तो क्या हम n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n, n-1, n-2 एंड सो ऑन अप टू 1 लिख सकते हैं? क्योंकि 1 into 2 into 3 into 4 या 4 into 3 into 2 into 1 में कोई डिफरेंस नहीं होता, सभी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। हमने ऐसा इसलिए लिखा जिससे आपको n फैक्टोरियल की वैल्यू इजीली डिफाइन की जा सके, डिफाइन कर सकें। और वह क्या है? जिस वैल्यू का फैक्टोरियल आपको एक्सपेंड करने के लिए कहा जाए, आपको उसी वैल्यू से स्टार्ट करना चाहिए, 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए आगे चलना चाहिए जब तक 1 नहीं आ जाता। एक बार फिर समझे मैं क्या कह रहा हूं। जिस भी वैल्यू का फैक्टोरियल एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसी वैल्यू से स्टार्ट करें, 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए आगे चलें जब तक 1 नहीं आ जाता, और सभी को मल्टीप्लाई कर दें, फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप 6 से ही स्टार्ट करें और आगे 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए वैल्यूज लिखते चले जाएं और इन सभी को मल्टीप्लाई कर दें, 6 फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। मान लें किसी एग्जांपल में आप 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो स्टार्ट आपको 10 से ही करना चाहिए, 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए आगे चलना चाहिए जब तक 1 नहीं आ जाता, और सभी को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देना चाहिए, मीनिंग 10 into 9 into 8 into एंड सो ऑन अप टू 1। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 10 फैक्टोरियल के केस में हम 10 से स्टार्ट करेंगे। 10-1 8 आता है, 8-1 7 आता है एंड सो ऑन, ये हम जानते हैं। हम ये जानते हैं कि 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद की वैल्यू क्या होगी, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद की वैल्यू क्या होगी। लेकिन कभी कभी किसी ऐसे वैल्यू का फैक्टोरियल हमसे एक्सपेंड करने के लिए कहा जाता है जिसमें से -1 करने के बाद की वैल्यू ही नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे 2n का फैक्टोरियल एक्सपेंड करने के लिए कह दिया जाए तो स्टार्ट तो हम 2n से ही करेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन 2n में से -1 करने के बाद की वैल्यू क्या होगी, ये तो हम नहीं जानते। तो जब नहीं जानते तो एज इट इज उसे -1 के साथ लिखते हैं। अगली वैल्यू हमें इसमें से भी 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, तो इनटू करके, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में वैल्यूज होनी चाहिए, हम 2n-2 लिखते हैं एंड सो ऑन।
ये कब तक हमें वैल्यू लिखनी चाहिए? 1 तक। 2n का फैक्टोरियल कैलकुलेट करें। जिस भी वैल्यू का फैक्टोरियल एक्सपेंड करना चाहते हैं उसी वैल्यू से स्टार्ट करें, 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए आगे चलें जब तक 1 नहीं आ जाता, मल्टीप्लाई कर दें, फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। मान लें 7 फैक्टोरियल कोई एक पर्सन कैलकुलेट करना चाहता है, कोई एक स्टूडेंट कैलकुलेट करना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है, वह स्टार्ट तो 7 से ही करेगा, अगली वैल्यू को लिखेगा 6, अगली वैल्यू 5, 4, लेकिन मान लें 4 की बाद की वैल्यू लिखना नहीं चाहता, उस केस में यहां वो फैक्टोरियल यूज करके वैल्यू ब्रेक कर सकता है। फ्री है, आप कहीं भी फैक्टोरियल यूज करके वैल्यू ब्रेक कर सकते हैं, यह मान लिया जाएगा उसके आगे की वैल्यू को आप लिखना नहीं चाहते। मान ले किसी एक स्टूडेंट ने 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया, स्टार्ट तो आप 10 से ही करेंगे, अगली वैल्यू को 9 लिखेंगे, अगली वैल्यू 8, अगली वैल्यू 7, 7 के बाद लिखना नहीं चाहते तो इस पर फैक्टोरियल लगाकर वैल्यू ब्रेक कर दें। चॉइस आपकी है, फ्री है कहीं भी फैक्टोरियल लगाकर वैल्यू ब्रेक करने के लिए। फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने के केवल 2 ही तरीके हैं। एक यह कि आप जिस भी वैल्यू का फैक्टोरियल एक्सपेंड करना चाहते हैं उसी से स्टार्ट करें, 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए आगे लिखते चले जाएं जब तक 1 नहीं आ जाता और उन सभी को मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा तरीका यह है कि आप जिस भी फैक्टोरियल की वैल्यू को एक्सपेंड करना चाहते हैं, स्टार्ट तो उसी से करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए आगे भी चलेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म भी रहेगा, लेकिन एक किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पर फैक्टोरियल यूज करके वैल्यू ब्रेक कर सकते हैं। यह मान लिया जाएगा आप उसके आगे की वैल्यू को लिखना नहीं चाहते। फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने के केवल ये 2 ही तरीके होते हैं। इसी सेकेंड अप्रोच के बेस पर एक वैल्यू मान ले n फैक्टोरियल को अगर हम एक्सपेंड करें तो स्टार्ट तो n से ही करेंगे, अगली वैल्यू को लिखेंगे n-1। अगर एज्यूम करें n-1 के बाद किसी वैल्यू को हम लिखना नहीं चाहते तो यहां फैक्टोरियल लगा देना चाहिए हमें। एक हमारे पास इक्वेशन आ गया n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। अगर इसी इक्वेशन में हम बोथ साइड्स n के जगह पर 1 पुट करते हैं तो क्या हमें मिलेगा? देखें, LHS 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू RHS 1 इंटू 1-1 दैट इज 0 फैक्टोरियल। LHS देखें, 1 क्योंकि लास्ट नेचुरल नंबर होता है, इस पर फैक्टोरियल का कोई इफेक्ट नहीं होता। 1 लास्ट नेचुरल नंबर, इस पर फैक्टोरियल का कोई इफेक्ट नहीं होता, मीनिंग 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। RHS 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे 0, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे 1। जरा समझें इसे, अगर मैं 0 फैक्टोरियल के जगह पर 5 लिख दूं तो 1 इंटू 5 क्या होगा? 5। अगर 5 के जगह पर मैं 15 लिख दूं, आप कहेंगे 15। 150 लिख दूं, आप कहेंगे 150। इसकी मीनिंग जिस भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही वैल्यू एज इट इज कैरी कर लेते हैं। अगर a को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो a आएगा, p से a को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो p आएगा। जिस भी वैल्यू से 1 का मल्टीप्लिकेशन होता है वही वैल्यू एज इट इज कैरी कर लेते हैं। तो इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम 0 फैक्टोरियल को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या RHS में हमें 0 फैक्टोरियल नहीं लिखना चाहिए? लिखना चाहिए। इंडिविजुअली 0 इज ए मीनिंगलेस फॉर्म, लेकिन जब भी इसके साथ फैक्टोरियल यूज किया जाता है यह 1 के इक्वल हो जाता है। 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, इसका यूज आप इस पूरे चैप्टर में करते रहेंगे। फैक्टोरियल के इन 2 मेथड्स के एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम आ जाते हैं फैक्टोरियल के प्रॉपर्टीज पर। नॉर्मल केस में ये प्रॉपर्टीज किसी बुक में लिखे नहीं जाते, लेकिन क्योंकि आप इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं इसीलिए मैंने इसे एक नाम दे दिया प्रॉपर्टीज। फर्स्ट स्टेटमेंट भी आप कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज कहें, स्टेटमेंट कहें, चॉइस आपकी है, लेकिन लर्न होने चाहिए, ये आप श्योर रहें। फर्स्ट स्टेटमेंट यह है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं, यह है कि अगर किसी भी सीक्वेंस में फैक्टोरियल यूज करके वैल्यू ब्रेक किया गया हो तो उस सीक्वेंस की वैल्यू सीक्वेंस के हाईएस्ट वैल्यू के फैक्टोरियल के इक्वल लिख दिया जाता है। एक बार फिर समझें, मैंने कहा कि अगर किसी भी सीक्वेंस में आप फैक्टोरियल यूज करके वैल्यू ब्रेक कर रहे हैं
तो उस सीक्वेंस की वैल्यू सीक्वेंस के हाईएस्ट वैल्यू के फैक्टोरियल के इक्वल लिख दिया जाएगा, दैट इज 10 फैक्टोरियल। देखें 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 पर आपने ब्रेक कर दिया, तो इस सीरीज की वैल्यू सीरीज के हाईएस्ट वैल्यू के फैक्टोरियल के इक्वल लिख दिया जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल, मान लें आपने लिखा है कहीं n, n-1, n-2, n-3, अंडरस्टूड है, सभी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है और आपने इसे ब्रेक कर दिया। तो इस सीक्वेंस की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? n। इस सीक्वेंस की वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू के फैक्टोरियल के इक्वल लिख दिया जाएगा। इस सीक्वेंस की वैल्यू है n फैक्टोरियल। ये प्रॉपर्टी है, हम इस पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। सेकेंड, फैक्टोरियल के किसी दो वैल्यू को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, और अगर फैक्टोरियल की वैल्यू को आप कैंसिल करना चाहते हैं तो केवल उसी वैल्यू से कैंसिल होती है, किसी दूसरे से कभी नहीं। एक बार फिर सुने, फैक्टोरियल के किसी दो वैल्यू को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, और अगर फैक्टोरियल के किसी वैल्यू को आप कैंसिल करना चाहते हैं तो केवल वह उसी वैल्यू से कैंसिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को मान लेते हैं 10 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल से कैंसिल करके लिख देते हैं वैल्यू 1। गलत है अप्रोच ये, क्योंकि मैंने कहा फैक्टोरियल की दो वैल्यू को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये दोनों कभी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नहीं होंगे, हैं तो सही लेकिन हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। तो इसे सॉल्व करने का तरीका यह है कि 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को आप उसी एक्सपेंशन के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड कर लें, जो कैंसिल होते हैं कैंसिल करें, रिमेनिंग वैल्यू को आंसर के लिए लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। इसका एक दूसरा एग्जांपल, मान लें किसी क्वेश्चन में लिखा गया हो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो क्या इन दोनों को कैंसिल करके हम 1 लिखते हैं? नहीं, फैक्टोरियल की दो वैल्यू को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, और अगर हम 3 फैक्टोरियल को कैंसिल करना चाहते हैं तो ये केवल 3 फैक्टोरियल से ही कैंसिल होंगे, किसी दूसरे से कभी नहीं। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल से ही कैंसिल होगा, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से ही कैंसिल होगा, किसी दूसरे से कभी नहीं। यह है सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, LHS RHS या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर फैक्टोरियल की कई वैल्यूज दी जाएं तो उसमें बड़ी वैल्यू को ही एक्सपेंड करना चाहिए जब तक वह स्मॉलर के फैक्टोरियल के इक्वल नहीं आ जाता। एक बार फिर सुने, LHS RHS या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर फैक्टोरियल की कई वैल्यूज गिवन है तो फैक्टोरियल की बड़ी वैल्यू को ही एक्सपेंड करना चाहिए जब तक वह स्मॉलर के फैक्टोरियल के इक्वल नहीं आ जाते। फॉर एग्जाम्पल, आपसे अगर पूछा जाता है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल की वैल्यू बता दें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो वैल्यूज गिवन है फैक्टोरियल की, इसमें बड़ी वैल्यू को ही हम एक्सपेंड करेंगे, मीनिंग 10 को एक्सपेंड करेंगे 7 तक। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 7 के आगे हमें नहीं लिखना चाहिए क्योंकि स्मॉलर वैल्यू इन दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल ही है, तो 7 फैक्टोरियल कैंसिल करने के बाद इसका आंसर आता है 720। इसका एक और अल्टरनेटिव एग्जांपल हम देखें, इफ n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 इंटू n-1 फैक्टोरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मैंने इस थर्ड स्टेटमेंट के लिए कहा कि LHS RHS या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर फैक्टोरियल की दो वैल्यूज हैं तो हम बड़ी वैल्यू को ही एक्सपेंड करेंगे जब तक वही स्मॉलर के फैक्टोरियल के इक्वल नहीं आता। तो यहां हमें n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना चाहिए जब तक वह n-1 के इक्वल नहीं आता। n को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो n के बाद की वैल्यू होती है n-1। हम इसके आगे अगर एक्सपेंड नहीं करना चाहते हैं तो यहां फैक्टोरियल लगा देंगे, यह हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, कैंसिल करने के बाद n इक्वल्स टू आ जाएगा 6। यह थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी कहें, फोर्थ स्टेटमेंट कहें, अगर LHS RHS में फैक्टोरियल की केवल एक एक वैल्यू गिवन हो तो हम दोनों फैक्टोरियल की वैल्यू को कैंसिल करके रिमेनिंग को इक्वेट कर देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इफ n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल, LHS RHS फैक्टोरियल की एक एक वैल्यू गिवन है, तो दोनों साइड के फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करने के बाद n इक्वल्स टू 5 आप आ जाएंगे। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लें किसी क्वेश्चन में कहा गया इफ n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो अब करेंगे क्या, n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6, मैंने स्टेटमेंट में तो ये कहा कि अगर LHS RHS में फैक्टोरियल की एक एक वैल्यू हो तो कैंसिल करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 में फैक्टोरियल की तो केवल एक ही जगह वैल्यू गिवन है, LHS में, RHS में तो है ही नहीं, तो हम कैंसिल किससे करें। इसके लिए n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 को हमने लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू 1, और अब हमने 3 इंटू 2 इंटू 1 को लिख दिया 3 फैक्टोरियल, और एक बार फिर ये उसी तरह से हो गए जिस तरह से इससे ऊपर n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ था। तो अब ये n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल हो गया, दैट इज n इक्वल्स टू 3। ये है फैक्टोरियल के स्टेटमेंट्स जो आप इस पूरे चैप्टर में यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक और टॉपिक हम देख लेते हैं, उसके बाद परमुटेशन पर चलते हैं, क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स का यूज हम परमुटेशन में करने वाले हैं। एक तो ये फैक्टोरियल और दूसरा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग। क्या होता है, स्टेटमेंट सुने। इफ फर्स्ट ऑपरेशन कैन बी डन इन m ways and the second operation can be done in n ways, then both the operations together can be done in m cross n ways. एक बार फिर सुना स्टेटमेंट मैंने क्या कहा। इफ फर्स्ट ऑपरेशन कैन बी डन इन m ways and the second operation can be done in n ways, then both the operations together can be done in m cross n ways. This principle is known as multiplication principle और fundamental rules of counting. स्टेटमेंट पे मैंने ये कहा है कि अगर एक कोई वर्क m तरह से परफॉर्म हो और एक दूसरा वर्क n तरह से परफॉर्म हो, तो दोनों वर्क एक साथ m क्रॉस n तरह से परफॉर्म हो सकते हैं। इसी मेथड को फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन वांट्स टू गो टू दिल्ली टू आगरा। दिल्ली, मथुरा, आगरा। अ मैन वांट्स टू गो टू दिल्ली टू आगरा बट नो डायरेक्ट ट्रेन इज अवेलेबल हियर। एक कोई पर्सन दिल्ली से आगरा जाना चाहता है, कोई भी डायरेक्ट ट्रेन दिल्ली से आगरा के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके लिए उसके पास एक ऑप्शन है कि वह पहले दिल्ली से मथुरा जाए, फिर वह मथुरा से आगरा जाए। दिल्ली से मथुरा के लिए 3 ट्रेन अवेलेबल है। नाम हमने दे दिया EMU, कालका मेल, तूफान एक्सप्रेस। यह सही नहीं है, वेट ना करने लगे। मथुरा से आगरा जाने के लिए 2 ट्रेन अवेलेबल हैं। नाम हमने दे दिया GT एक्सप्रेस एंड ताज एक्सप्रेस। क्वेश्चन यह है कि वह पर्सन दिल्ली से आगरा कितने तरह से जा सकता है। एक बार फिर एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एक कोई पर्सन दिल्ली से आगरा जाना चाहता है, कोई भी डायरेक्ट ट्रेन दिल्ली से आगरा के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके लिए उसके पास एक ऑप्शन है कि वह पहले दिल्ली से मथुरा जाए, फिर मथुरा से आगरा जाए। दिल्ली से मथुरा जाने के लिए 3 ट्रेन अवेलेबल हैं। नाम हमने दे दिया EMU, कालका मेल, तूफान एक्सप्रेस। मथुरा से आगरा जाने के लिए 2 ट्रेन अवेलेबल, GT एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस। वह पर्सन दिल्ली से आगरा कितने तरह से जा सकता है। अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए या एक किसी क्लास में पूछा जाए, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर बताएंगे 5 वेज, कुछ बताएंगे 12 वेज, कुछ बताएंगे 6 वेज, कुछ बताएंगे 2 वेज।
अब इसका सही आंसर क्या होना चाहिए देखते हैं। अगर वह पर्सन दिल्ली से मथुरा जाने के लिए EMU को सिलेक्ट करता है और मथुरा से आगरा जाने के लिए GT एक्सप्रेस को सिलेक्ट कर लिया, आगरा पहुंच गया। नेक्स्ट, दिल्ली से मथुरा के लिए उसने EMU को ही सिलेक्ट किया, लेकिन मथुरा से आगरा के लिए ताज एक्सप्रेस को सिलेक्ट कर लिया, आगरा भी पहुंच गया। नेक्स्ट, दिल्ली से मथुरा के लिए उसने कालका मेल को सिलेक्ट किया और मथुरा से आगरा के लिए GT एक्सप्रेस को सिलेक्ट किया, आगरा पहुंच गया। नेक्स्ट, दिल्ली से मथुरा के लिए उसने कालका मेल को ही सिलेक्ट किया, लेकिन मथुरा से आगरा के लिए ताज एक्सप्रेस को सिलेक्ट कर लिया, आगरा भी पहुंच गया। नेक्स्ट, दिल्ली से मथुरा के लिए उसने तूफान एक्सप्रेस को सिलेक्ट किया और मथुरा से आगरा के लिए GT एक्सप्रेस। और नेक्स्ट, दिल्ली से मथुरा के लिए उसने तूफान एक्सप्रेस और मथुरा से आगरा के लिए। अगर दिल्ली से आगरा जाने के लिए उसके पास केवल यही ऑप्शंस हैं तो केवल वह इतने ही तरह से जा सकता है। क्या है? 6 वेज। अब वो स्टेटमेंट सुनते हैं जो अभी मैंने कहा। इफ फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज दिल्ली टू मथुरा कैन बी डन इन M ways, that is 3 ways, and the second operation that is Mathura to Agra can be done in N ways, that is 2 ways, then both the operations that is Delhi to Mathura and Mathura to Agra can be done in M cross N, this is 3 cross 2, 6 ways. By fundamental laws of counting एक ही स्टेप में आप बता सकते हैं 6 ways। एज्यूम करें कि अगर कोई पर्सन आगरा से एक न्यू प्लेस पर जाना चाहता है और आगरा से उस न्यू प्लेस पर जाने के लिए 4 ट्रेन अवेलेबल है, तो दिल्ली से उस नए प्लेस पर वह पर्सन कितने तरह से जा सकता है? वह पहले दिल्ली से आगरा जाएगा, 6 वेज बनेंगे, और आगरा से उस नए प्लेस पर 4 वेज, तो 6 × 4 यह हो जाएगा 24 वेज। बाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आप आगे इसे मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे, आंसर मिल जाएगा। इससे रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करें, क्वेश्चन है अ मैन हैज 4 पैंट्स एंड 5 शर्ट्स, 4 पैंट्स 4 ट्राउजर्स मान लें, 4 पैंट्स एंड 5 शर्ट्स, इन हाउ मेनी वेज ही कैन गो टू ऑफिस विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो क्या होना चाहिए? डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 4 × 5 20 वेज, या फर्स्ट पैंट के साथ 5 शर्ट्स, सेकेंड पैंट के साथ 5 शर्ट्स, थर्ड पैंट के साथ 5 शर्ट्स, फोर्थ के साथ 5 शर्ट्स, 5 5 5 5 20 वेज आ जाएंगे। इस एक्सप्लेनेशन को करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 4 × 5 करने 20 वेज मिल जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और परमुटेशन में जब भी हम रिलेट करते हैं तो परमुटेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जिसे हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे, इसीलिए ये बताया गया। और परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसे भी पहले बता दिया गया। मीनिंग ये इन दोनों की ज़रूरत परमुटेशन टॉपिक में होने वाली है। तो अब हम देखते हैं परमुटेशन होता क्या है। Permutations. Arrangements are called permutations. Arrangements are called permutations. Arrangements को ही permutation कहते हैं। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट, Arrangements are called permutations. प्रैक्टिकली देखें क्या है ये। प्रैक्टिकली 3 स्टूडेंट्स हैं मान लें ABC। अरेंजमेंट्स क्या है? देखें 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 प्लेसेस पर बैठे हैं। प्रैक्टिकली जो इनके अरेंजमेंट्स को डिफाइन करना होता है वो हम कैसे करते हैं? ए को बी के जगह पर कर दिया, बी को ए के जगह पर कर दिया, फिर बी को सी के जगह पर कर दिया, सी को बी के जगह पर, फिर ए को सी के जगह पर कर दिया, सी को ए के जगह पर। मीनिंग परमुटेशन जिसमें हम अरेंजमेंट्स की कैलकुलेशन करते हैं उसमें ऑब्जेक्ट्स वही रहते हैं, प्लेसेस भी वही रहते हैं, केवल इनके ऑर्डर्स चेंज होते चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट एंड दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लें ABC 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स 3 प्लेसेस पर हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स 3 प्लेसेस पर हैं, ए का एक प्लेस, बी का एक प्लेस, सी का एक प्लेस। अगर हम इनके पॉसिबल अरेंजमेंट्स को डिफाइन करें तो एक तो अरेंजमेंट हो जाएगा ABC,
इस ऑर्डर में। दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है ACB, ऑर्डर हमने चेंज कर दिया B और C का। नेक्स्ट अरेंजमेंट हो सकता है BAC, नेक्स्ट हो सकता है BCA, नेक्स्ट हो सकता है CAB, नेक्स्ट हो सकता है CBA। चेक करके देखें क्या कोई और अरेंजमेंट हम कर सकते हैं इन 3 को लेकर? नहीं। तो अब क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स के पॉसिबल अरेंजमेंट 6 हैं, तो 3 ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन भी 6 ही होगा, 6 वेज। अगर आपसे कहा जाए कि 3 ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन क्या होगा, तो आप आंसर तुरंत बता देंगे 6 वेज। लेकिन जरा सोचे थोड़ी देर के लिए कि अगर यही ऑब्जेक्ट्स जो C तक लिखा हुआ है हम D कर दें, E कर दें, F कर दें, G कर दें, H कर दें, अब ये 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए। क्या अब भी इजीली हम इसी तरह से इनका अरेंजमेंट कर सकते हैं? शायद नहीं, और अगर करें भी तो टाइम बहुत अधिक लग जाएगा। तो अब इसे कैलकुलेट करने के लिए, अरेंजमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए, अरेंजमेंट्स की वैल्यू को बताने के लिए एक परमुटेशन का फॉर्मूला बताया गया। क्यों? क्योंकि परमुटेशन ही तो अरेंजमेंट्स हैं। ध्यान दें, अरेंजमेंट्स परमुटेशन या परमुटेशन ही अरेंजमेंट्स हैं। तो अगर आप अरेंजमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो परमुटेशन के फार्मूले से उसकी वैल्यू निकाल लें। अरेंजमेंट्स कितने होने चाहिए वह कैलकुलेट हो जाएगा। यहां हमने क्या किया था? हमने अरेंजमेंट्स निकाल दिया था, परमुटेशन हो गया। दोनों एक ही हैं। लेकिन परमुटेशन के उस फार्मूले को बताने से पहले परमुटेशन की एक मॉडिफाइड डेफिनेशन दी गई। वह डेफिनेशन क्या है पहले हम सुन लेते हैं, फार्मूला उसके बाद देखेंगे। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनिट ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। फिर समझें, परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनिट ऑर्डर। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट मीनिंग हम अभी भी अरेंजमेंट्स को ही परमुटेशन कह रहे हैं। इन ए डेफिनिट ऑर्डर, डेफिनिट ऑर्डर की मीनिंग कोई एक गिवन कंडीशन। फॉर एग्जांपल, हमें फर्स्ट रो में बैठे 7 स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट करना है, 2 पर्टिकुलर हमेशा एक साथ रहें। हमें फर्स्ट रो में बैठे 7 स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट करना, ये दोनों कभी साथ में ना बैठे। फर्स्ट रो में बैठे 7 स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट करना है, ये पर्टिकुलर कॉर्नर पर बैठे। फर्स्ट रो में बैठे 7 स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट करना, ये हमेशा सेंटर पर ही बैठे। दिस इज कॉल्ड डेफिनिट ऑर्डर। डेफिनिट ऑर्डर की मीनिंग कोई एक कंडीशन जो आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। जितने ऑब्जेक्ट्स टोटल दिए जाते हैं उसमें से कुछ का अरेंजमेंट करें या सभी का अरेंजमेंट करें, दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। एक बार फिर डेफिनेशन सुने। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट in a definite order of the given number of objects by taking some or all of them at a time। अरेंजमेंट को हम परमुटेशन कहेंगे, कंडीशन के साथ अरेंजमेंट्स कहेंगे। टोटल जितने दिए जाएंगे उसमें से कुछ का अरेंजमेंट करेंगे या सभी का अरेंजमेंट करेंगे। यही है परमुटेशन। सिंबॉलिकली NPR डिनोट्स द नंबर ऑफ परमुटेशन। P रिप्रेजेंट करता है परमुटेशन को। हमने ये एज्यूम किया है कि टोटल ऑब्जेक्ट्स n हैं और उसमें से हमने r का अरेंजमेंट किया है। n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हमने r का अरेंजमेंट किया है। जितने टोटल होंगे वह n के जगह पर, जितने का अरेंजमेंट करना चाहते हैं वह r के जगह पर। p परमुटेशन को बताता है। इसका फॉर्मूला यूज करते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना आप जानते हैं, जितने टोटल वह n, जितने का अरेंजमेंट करना चाहते हैं वह r। अगर हम ABC के इस एग्जांपल को लेते हैं तो हम अरेंजमेंट किसका करना चाहते हैं? ABC का, मीनिंग 3 ऑब्जेक्ट्स का। तो परमुटेशन हम अरेंजमेंट करना चाहते हैं 3 का। कितने में से? ABC में से ही तो करना चाहते थे, तो मीनिंग n के जगह पर भी 3 ही हो गया। और अगर हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, बचेगा 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को एक्सपेंड अगर हम करते हैं तो आंसर मिलेगा 6 वेज। यही आया भी था एक्सप्लेनेशन से भी। तो अब हमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम फार्मूले से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक दूसरा एग्जांपल, ABCDEFGH का अरेंजमेंट करें। ध्यान से समझें, ABCDEFGH का अरेंजमेंट करें, इसकी मीनिंग
ABCDEFGH में 8 अल्फाबेट्स हैं जिसका अरेंजमेंट हमें करना है, तो R हो गया 8। कितने में से? सभी में से। इतने तो टोटल भी हैं, तो इसकी मीनिंग n भी 8 ही हो गया। फॉर्मूला यूज करेंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर आएगा 0 फैक्टोरियल, वैल्यू 1, बचेगा 8 फैक्टोरियल। और 8 फैक्टोरियल एक स्टेप ये और मैं लिख दूं, 0 फैक्टोरियल 1 आ जाता है। 8 7 6 5 4 3 2 1, क्योंकि फैक्टोरियल को हम इसी तरह से एक्सपेंड करते हैं, इसका आंसर आता है 40,320 वेज। अगर हम ABCDEFGH के डिफरेंट ऑर्डर्स डिफाइन करें, डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स डिफाइन करें, डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स को डिफाइन करें, तो 40,320 तरह से हम इनको डिफरेंट तरह से अरेंज कर सकते हैं। अब जरा सोचें, विदाउट फार्मूला ये पॉसिबल था क्या? नहीं, कभी नहीं। हम 50 तो कर नहीं पाएंगे, 40,000 बहुत दूर है। लेकिन 40,320 ये बताता है कि अगर हम इससे एक भी अधिक अरेंजमेंट करते हैं तो जितने हो चुके हैं उसी में से एक कोई रिपीट हो जाएगा। जितने हो चुके हैं 40,320 उसी में से एक रिपीट हो जाएगा। जैसा कि डेफिनेशन मैंने कहा कि बाई टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम, अगर 8 ऑब्जेक्ट्स हैं ABCDEFGH, इसमें से हम 4 का भी तो अरेंजमेंट कर सकते हैं। कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा 8 ऑब्जेक्ट्स का ही अरेंजमेंट किया जाए। अरेंजमेंट अब हम कितने का करना चाहते हैं? मैंने क्या कहा? 4 का, तो R4 हो गया। कितने में से चाहते हैं? 8 में से चाहते हैं, तो N8 हो गया। फॉर्मूला अगर लगाया जाए तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब जरा देखें, न्यूमरेटर 8 फैक्टोरियल और नीचे डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने से ये भी आता है 4 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल के उन प्रॉपर्टीज में यूज किए गए स्टेटमेंट्स को देखें जिसमें मैंने कहा था कि अगर फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और मोर देन 2 हो LHS RHS या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो बड़ी वैल्यू को ही एक्सपेंड करना चाहिए। तो हम 8 को एक्सपेंड करेंगे। कहां तक करेंगे? 6 5 4 तक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। 4 फैक्टोरियल से ही कैंसिल होगा। 8 7 6 5 ये हो गया 56 इंटू 30 1680, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। रिपीटेशंस इस क्वेश्चन में अलाउड नहीं है, तो उस केस में आंसर हमारा क्या होना चाहिए? मैंने क्या पूछा? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। हमें 7 डिजिट्स में से 3 डिजिट्स का अरेंजमेंट करना है। तो n हो गया 7 डिजिट्स में से अरेंजमेंट हमें 3 डिजिट्स का करना है। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आता है 4 फैक्टोरियल। अब हमें एक्सपेंड करना चाहिए 7 को, कहां तक? 4 तक, क्योंकि डिवीजन फॉर्म में 4 फैक्टोरियल एक दूसरे से कैंसिल। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 6 30 इंटू 7 210 वेज। इन शॉर्ट मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जितने टोटल दिए जाएं वह n के जगह पर आप यूज करें, जितने का अरेंजमेंट करना चाहते हैं वह r के जगह पर यूज करें। अगर हम एक और एग्जांपल लें जिसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर बी अरेंज्ड। इसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग समझें। नंबर वर्ड में जो 6 अल्फाबेट्स यूज हुए हैं हम उसी का अरेंजमेंट चाहते हैं। अब नंबर में जो 6 अल्फाबेट्स यूज हुए उनको हम कहीं भी यूज करें, अरेंजमेंट की मीनिंग तो यही है। कभी n बीच में, कभी u बीच में, कभी e बीच में, इसी तरह से तो होगा। अरेंजमेंट हम करना कितने का चाहते हैं? 6 अल्फाबेट्स का, तो हमने 6 लिख दिया। कितने में से चाहते हैं? 6 में से ही तो चाहते हैं, क्योंकि नंबर वर्ड में 6 ही तो अल्फाबेट्स हैं। 6 पे 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1
बचेगा 6 फैक्टोरियल, और अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं फैक्टोरियल के एक्सपेंशन के अकॉर्डिंगली तो ये बन जाएगा 6, 4 इंटू 3 इंटू 2 24, 120, 720 वेज, ये आपका बन जाएगा। अगर परमुटेशन के इन फार्मूलेज को और इस पर बेस्ड एग्जांपल्स को हम देखें तो इसमें हमें एक चीज कॉमन मिलेगी। क्या? देखें, पहला एग्जांपल क्या था? ABC। देखें, दूसरा क्या था? ABCDFGH। तीसरा क्या था? NUMBR, और भी बीच में बताएगा। नेक्स्ट क्या था? 1 2 3 4 5 6 7। इन सभी में जितने ऑब्जेक्ट्स यूज किए गए हैं सभी डिफरेंट हैं, मीनिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। NUMBR में भी सभी डिफरेंट हैं। इसकी मीनिंग जो फार्मूला हम NPR का यूज कर रहे हैं वह फार्मूला तभी लगाया जाएगा जब सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे। तो क्वेश्चन ये रेज हुआ कि अगर सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं हुए तो क्या लगाएंगे? परमुटेशन ऑफ n थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट। परमुटेशन ऑफ n थिंग्स इफ नॉट ऑल डिफरेंट। अगर सभी डिफरेंट नहीं है तो क्या होगा? तो कौन सा फार्मूला लगेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि A B A C D B A इसका अरेंजमेंट क्या हो? अब इसमें सारे डिफरेंट तो नहीं है। या अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल यूज करूं मैथमेटिक्स वर्ड का, इसमें भी सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं है। अब ये तो हम श्योर हैं कि इसमें हमें NPR का फार्मूला नहीं लगाना चाहिए, तो क्या लगाना चाहिए? हमें ऐसा फार्मूला मिल जाए तो हम लगा देंगे, अदरवाइज हम तब तक बैठे रहेंगे नई फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो फार्मूला है ही नहीं। हम उसी फार्मूले को सर्च करते हैं और टॉपिक का नाम लिखते हैं परमुटेशन ऑफ n थिंग्स इफ नॉट ऑल डिफरेंट। Permutation of n things if not all different। जब सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं होंगे। स्टेटमेंट वह पहले मैं बता दूं, फिर उसके बाद फार्मूला इसका बता रहा हूं। इफ आउट ऑफ n थिंग्स P आर एग्जैक्टली अलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड, Q are exactly alike of second kind, R are exactly alike of third kind, and rest all are different, then the required number of permutation equals to। फार्मूला मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले स्टेटमेंट एक बार फिर। इफ आउट ऑफ n थिंग्स, टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, P आर एग्जैक्टली अलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड, P एक तरह का है, Q are exactly alike of second kind, R are exactly alike of third kind, and rest all are different, then the required number of permutation equals to n factorial divided by P factorial into Q factorial into R factorial and so on। इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे किसी भी क्वेश्चन के अरेंजमेंट्स को जिसमें ऑब्जेक्ट सभी डिफरेंट नहीं होंगे। अब एक बार फिर स्टेटमेंट सुन लेते हैं जो अभी मैंने बताया। इफ आउट ऑफ n थिंग्स, टोटल ऑब्जेक्ट्स n है, P एक तरह का रिपीटिशन, Q दूसरे तरह का रिपीटिशन, Q तीसरे तरह का रिपीटिशन एंड सो ऑन। और भी अगर रिपीटिशंस होंगे तो हम यूज कर लेंगे। एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट, मीनिंग जितने टोटल हो वो n के जगह पर यूज कर लें, और ऑब्जेक्ट्स जो रिपीट हो रहे हैं उसको हम PQR के साथ यूज करते चले जाएंगे। हमें क्वेश्चन में क्या देखना है? क्या रिपीट हो रहा है, फार्मूले में क्या लगाना है, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। एक एग्जांपल से समझते हैं। हम पहले एग्जांपल को ही देखें। इसमें टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 7, तो n के जगह पर हम लिख लें 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या रिपीट हो रहा है? A रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल, इंटू B रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, इंटू 2 फैक्टोरियल, और कोई C और D सिंगल टाइम है 1 फैक्टोरियल, लिखें या ना लिखें, यही आपका आंसर है। हो गया।
हमने ये फार्मूला इस क्वेश्चन में क्यों लगाया? क्योंकि इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं हैं। अगर सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते तो हम फर्स्ट फार्मूला NPR का लगा रहे होते। मैथमेटिक्स सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिले, अरेंजमेंट फाइंड करने के लिए कहा जाए, सबसे पहले चेक कर लें कि उसमें हमें फार्मूला कौन सा लगाना चाहिए। अगर सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, सभी ऑब्जेक्ट सिंगल टाइम हैं, तो NPR वाला फार्मूला लगाएं। और अगर ऑब्जेक्ट्स में कुछ रिपीट हो रहे हैं, ये भूल जाते हैं आगे जब स्टूडेंट्स करते हैं, तो उसमें हमें ये सेकेंड फार्मूला लगाना चाहिए, क्योंकि रिपीटिशन का फार्मूला यही है। अब इसमें मैथमेटिक्स में देखें, टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं? 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, a 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, t 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 1 फैक्टोरियल, लिखें या ना लिखें। एक बात यहां और आपको समझ लेनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके ऑप्शंस आपको इसी फॉर्म में दे दिए जाते हैं, यही आपका ऑप्शन है, तो हमें इसे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आंसर्स न्यूमेरिक वैल्यूज में है, ऑप्शंस न्यूमेरिक वैल्यूज में हैं, तो आप इस आंसर को सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यू में, फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले आपको सॉल्व करने के लिए, पहले चेक कर लें कि ऑप्शंस किस फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है या न्यूमेरिक वैल्यूज में है, ये चेक करके बताएं। एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। मान लें कहा गया स्टैटिस्टिक्स। अब हमें इसमें फर्स्ट फार्मूला लगाना चाहिए या सेकेंड? हमने डिसाइड कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, सेकेंड फार्मूला। n के जगह पर क्या है? 10, 10 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई, देखें s 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल, t 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल, i 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर यह है। अगर इसी कॉन्टिन्यूटी में मैं आपसे यह पूछ लूं कि एग्जैक्टली वर्ड का अरेंजमेंट क्या होगा, तो आप जरा देखें, इसी कॉन्टिन्यूटी में मैंने पूछा, लेकिन मैंने यह भी बताया कि आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो क्वेश्चन मिला है हमें सॉल्व करने के लिए, अरेंजमेंट फाइंड करने के लिए, वह क्वेश्चन किस तरह का है। ऑब्जेक्ट्स इसमें रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? अगर ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं तो हमें फर्स्ट फार्मूला लगाना चाहिए, और अगर ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं तो हमें सेकेंड। इसमें तो कहीं रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो NPR का फार्मूला लगाएं। अब इसमें टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 7, मीनिंग हमें 7 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना है, और कितने में से? 7 में से ही करना है। तो 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, ये आता है 7 फैक्टोरियल। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो वैल्यू आप पाएंगे आपका वही आंसर हो जाएगा। यह था वह टॉपिक जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स को रिपीट नहीं करेंगे और ऐसे किसी एग्जांपल्स में ऑब्जेक्ट्स रिपीट किए जाएंगे।